हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर सबज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हमें जो रीजन है वहाँ पे देखने को मिल रही है। वैसे तो हमने क्वाड के बारे में भी सुना है, ब्रिक्स का भी चल रहा है चाइना में और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आई टू यू टू पहली दफ़ा देख के मुझे खुद भी बड़ी हैरानगी में कि पता नहीं क्या है क्या? ख़ैर फिर मैंने जब डिटेल्स पढ़ी तो पता चला कि यार ये है क्या बेसिकली इंडिया, इज़राइल, यूएई एंड यूएसए। लेकिन इस समिट का मकसद क्या है और इससे रीजन के ऊपर क्या असरात हो सकते हैं? इन सारी चीज़ों के ऊपर आज बात करेंगे और इसके साथ-साथ जो बाइडेन का जो विज़िट है सऊदी अरेबिया, इज़राइल और फ़लस्तीन का, उस हवाले से भी कोशिश करेंगे शामिल करने की। और इन दोनों मुद्दों पे बात करने के लिए आज मुझे जॉइन कर रहे हैं पॉलिटिकल कमेंटेटर फ्रॉम इंडिया सुमित पीर जी। सुमित जी, बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू फागर भाई, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। अच्छा सुमित जी, एक तो ये बताइएगा आई टू यू टू जी मतलब देखने को पहली दफा बड़ा अजीब सा मतलब लग रहा है कि, लेकिन जब डिटेल्स पढ़ते हैं तो फिर अंदाजा होता है कि यार आई से इजराइल, आई से इंडिया, यू से यूएई एंड यूएस, यू से जी। यूएसए। क्या मकसद क्या है इसको? वैसे साउथ एशिया का क्वाड भी कहा एशिया का क्वाड भी कहा जा रहा है। क्या मतलब इसके बैक पे क्या ऐसी चीजें हैं जो होने जा रही हैं? देखिए फागर भाई, सबसे पहले शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद, और मैं आपको बोलूंगा, मुबारकबाद दूंगा, बहुत बढ़िया टॉपिक उठाया आपने। क्योंकि इसके बारे में लोगों को जानकारी बहुत कम है, और ये बहुत, मैं बोलूंगा, पिछले 10 साल में इससे बड़ा जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट कोई है नहीं। उसका कारण क्या, मैं आपको विल डिस्कस दैट। और ये क्वाड से भी बड़ी डेवलपमेंट है। अब फखर भाई, है क्या? अगर हम पिछले साल अक्टूबर में जाएं, तो अक्टूबर में जब जयशंकर साहब इसराइल जाते हैं, तो डॉक्टर जयशंकर इसराइल के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, यूएई के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, और अमेरिका के जो से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, जिसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं, तब इस पे पहली बार एक बात हुई थी। डॉक्टर जयशंकर और इसराइल वाले तो जमीन पे थे, दोनों ने वर्चुअली ज्वाइन किया था। तो तब इसकी बारे में थोड़ी हवा उड़ी थी। और मैं आपकी एक पाकिस्तान के मीडिया चैनल पे था, तो होस्ट साहब ने पूछा कि क्वाड की बात कर रहे थे, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा चिंता मत कीजिए, बहुत कुछ हो रहा, टाइम लगेगा, बता दूंगा। तो तब शायद वो इशारा पकड़ नहीं पाए। तो आज चलो उनको पता लग गया होगा। मैंने, वो कह रहे वेस्ट थे क्वाड, एशियन वेस्ट एशियन क्वाड इसको कहा जा रहा है। करेक्ट, वो कह रहे थे वेस्ट क्वाड एशियन। में ऐसा क्या है, चाइना ने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। मैंने कहा चिंता मत कीजिए, अभी मैं आपको ज्यादा नहीं बता सकता, पर 2-4 महीने में और काफी चीजें आपके सामने आ गई। चलिए, आ गया। अब तो जी ये जी। ओपन फोरम में बात है, तो इस पर बात कर लेते हैं। जी देखिए, ये जो है, इसमें फखर भाई सबसे बड़ी एक चीज है, बिफोर वी गेट इनटू डिटेल्स। जी। देखिए, इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, क्रिश्चियन भी है और ज्यू भी है। तो एग्जैक्टली। पहली बार एक ऐसा अलायंस है जिसमें 4 बड़े मजहब, ये रिलीजन्स आर टुगेदर। तो एग्जैक्टली। वो जो लोग मतलब ना रिलीजन नाम की दुकान चलाते हैं, रिलीजन नाम के अलायंसेस की बात करते हैं, उनको बहुत बड़ा झटका है। सबसे पहली बात, उन सबको बहुत बड़ा झटका है जो सोचते हैं फॉरेन पॉलिसी कैन बी बेस्ड ऑन रिलीजन, अलायंस कैन बी ओनली बेस्ड ऑन रिलीजन। अब पहला एक दुनिया में ऐसा अलायंस बना है जिसमें हिंदू, मुसलमान, ज्यूज और क्रिश्चियन एक साथ है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो लोग मिस कर रहे हैं। इससे पहले ऐसा अलायंस कोई बना नहीं, पहली बात। दूसरी बात क्या है फखर भाई, इसमें जो सबसे बड़ा गेनर मैं मानता हूं, ये नहीं कि मैं इंडियन हूं इसलिए कह रहा हूं और मतलब अपने कंट्री की बढ़ाई कर रहा हूं, स्ट्रेटेजिकली बोल रहा हूं, इसमें सबसे बड़ा गेनर इंडिया है। क्यों? पहले अगर आपको याद होगा, 15-20 साल पहले एक इंडिया को था सार्क। सार्क था, हाँ बिल्कुल। मतलब एक छोटा सा अलायंस था इंडिया के आसपास। इंडिया साउथ मतलब एशियन कंट्रीज का। एक, इंडिया मतलब सार्क। साउथ ईस्ट एशिया में भी इंडिया को कोई गिनता नहीं था, इंडिया मतलब सार्क। उसके बाद बनता फखर भाई क्वाड। क्वाड में बात हुई इंडो पैसिफिक की, इंडियन ओशन की। तो चाइना को कंटेन करने के लिए बनाया, फ्री ट्रेड रूट्स, नेविगेशन, इंटरनेशनल ऑर्डर बना रहे, उसके लिए बनाया, उसमें कोई दो राय नहीं। अब यहां क्या हुआ फखर भाई, इंडिया हैज बिकम अ पावर इन मिडिल ईस्ट। इंडिया को एक, इंडिया मतलब इंडो पैसिफिक से उठा के वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में एक पावर की तरह एस्टेब्लिश हो गया है। ये पहली बार हुआ है 75 साल की आजादी में, ऐसा बड़ा स्टैचर मिलना एट अ ग्लोबल स्टेज। पहले तो आप सार्क में लिमिटेड थे। जी सार्क से आप इंडो पैसिफिक में आए, तो चलो थोड़ा जापान, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया तो थोड़ा कहते ठीक है यार, ये इंडियन ओशन का रीजन है, ये इनका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है। अब आप मिडिल ईस्ट में जाते हो,
यहाँ जो बात है, अमेरिका इज रिकॉग्नाइजिंग इंडिया, Israel is recognizing India and UAE is recognizing India as a global power now. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको ओके। याद होगा हमने अभी यूएई के साथ, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था, हमने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। तो हुँ, काफी लोग आपकी मीडिया में भी थे, यार ये यूएई वालों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों करे। मैंने कहा पिक्चर अभी बाकी है, पता लगेगा, कुछ दिन सब्र रखिए। तो अब ये जो अमेरिका को अभी लग रहा है कि अगर हमें अपना इन्फ्लुएंस मिडल ईस्ट में बनाना है तो उसके लिए हमें इंडिया, इजराइल और यूएई की जरूरत है। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है फकर भाई, पीछे यूएई और इजराइल के संबंध नॉर्मल हो गए, मतलब बिल्कुल। रिकॉग्नाइज कर दिया उन्होंने, ये कर दिया, वो कर दिया, काफी स्टेबल संबंध हो गए हैं। अब सऊदी अरबिया पे बहुत दबाव है आजकल यूएस का कि भाई आप इजराइल को रिकॉग्नाइज करें। ठीक है, अब आते हैं जो बाइडेन साहब। जो बाइडेन साहब कहाँ जा रहे हैं? पैलेस्टाइन, इजराइल और सऊदी अरब। किस लिए जा रहे हैं ये आपको भी पता, मुझे भी पता है। जी, जी। एक कुछ महीने पहले हमने बात की थी कि एक प्लेन उड़ के गया था जिसमें यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और ये सऊदियों से मिले इजराइल में। तो तब सब लोगों ने कहा यार ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे हो गया, पर बाद में सच्चाई है कि सच्चाई ऐसी हुई है। अगर आप एमबीएस साहब को देखें, एमबीएस इज आल्सो ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई। आप यूएई में आए, यूएई में जो दुबई है वो पोर्ट है, यूएई में केवल तेल अबू धाबी में और किसी जो सात ये जी, स्टेट सात है, इनमें से अबू धाबी को छोड़ के किसी के पास तेल नहीं है। जी। तेल है आपका अबू धाबी में, यूएई पोर्ट है, यूएई ने काफी रेस्ट्रिक्शंस हटा दी है, सऊदी अरब भी काफी रेस्ट्रिक्शंस हटा रहा है, और वैसे एक कैंप है। आप भी जानते हैं यूएस, यूएई और यहाँ सऊदी अरबिया, ये एक अमेरिकन इन्फ्लुएंस कैंप है। अब बिल्कुल। इसमें इसराइल जुड़ गया है, यहाँ से कैंप है ईरान का, और ये ईरान के साथ, और ये कुछ जो शिया कंट्रीज है, ये इनका इनके इराक है, सीरिया है। करेक्ट, इनके तार जुड़ते चाइना के साथ, ये जी। पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अब ये जो नया अलायंस बना है, इसमें देखिए यूएई को और इसराइल को एक इनोवेशन का हब देखा जाता है। हुँ। आपको भी पता है दुबई में बैंकिंग बहुत लिबरल है, हाँ, कंपनी खोलनी बहुत लिबरल है, ट्रेडिंग बहुत फास्ट है, मतलब बिल्कुल। वहां पे एक ईज़ ऑफ बिज़नेस बहुत है वहाँ पे। एपिसेंटर है मिडिल ईस्ट का। एग्ज़ैक्टली। चाहे हम माने ना माने, हम सऊदी अरब इससे बड़ा कंट्री है, पर जो फाइनेंशियल एपिसेंटर है वो बिल्कुल, दुबई है, जो दुबई। ट्रेडिंग एपिसेंटर है वो दुबई है, काफी चीजों में दुबई यूएई एपिसेंटर है। इसराइल आप जानते हैं इनोवेशन में नंबर वन है, टेक्नोलॉजी में, कम्युनिकेशन में, मिसाइल में, ये सब एग्ज़ैक्टली। नंबर वन है। इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है, इंडिया में मैन पावर है, मार्केट है, बैक हाउस है, वेयर हुँ, हाउसिंग है, फार्मा है, सोलर है, कई सारी चीजें जो इंडिया ब्रिंग्स टू द टेबल। और हुँ। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही उसके बारे में क्या बोले। बिल्कुल। ये जो अलायंस बनी है, इससे चाइना को लग गया फखर भाई झटका। ये वैसा ही हुँ। झटका लगा जैसे इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम बना बना अनाउंस हुआ, इससे पहले कि चीनियों को पता लगे, बाकी उन्होंने जहाज वहाज उड़ाए थे, वो जहाज घूम घाम के आ गए। चाइना को फखर भाई जी, इसकी हवा तक नहीं थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, चाइना को इसकी हवा तक नहीं थी। मुझे राइट। किसी साहब ने पूछा था आपकी तरह, उन्होंने जी। कहा भाई ये जो कॉर्ड है, इससे आप चाइना को रोक लोगे? मैंने कहा अरे भाई आपको किसने कहा एक ही कॉर्ड है? कॉर्ड कहीं सारे भी हो सकते हैं। कई सारे कोड है। वेस्ट एशिया का कॉर्ड बोलते हैं। तो तब ओके। मैंने बोला, मैं कहा कॉर्ड कहीं सारे हो सकते हैं, आप क्यों मान रहे कॉर्ड एक ही है? अब आज चाइना हुँ। परेशान है, चाइना यू नो इज डजंट नो हाउ टू रिएक्ट। और बिफोर आई कंक्लूड, एक एनसीएलटी नॉर्थ ईस्टर्न कॉरिडोर जो बना है, जहां से रशिया से माल निकलेगा और सीधा बॉम्बे आएगा वाया ईरान। अभी पहला हुँ। गुड्स आए हैं 40 या 42 दिन में, जिसमें शिपिंग भी है, इंटीग्रेटेड रेल भी, और जो ईरान में रेलवे प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो तब ये और बढ़ेगा। जो ओके। चाइना ओबीआर की बातें कर रहा है, जो चाइना सीपेक की बातें कर रहा है, यहाँ हुँ। तो साहब रेल आ भी गई, माल आ भी गया, काम चल रहा है, वो अभी बातें कर रहे। अच्छा, सुमित जी, एक चीज़ और है, एक मतलब एक बात और भी आ रही है। आपने इज़राइल की बात की, आपने सऊदी अरेबिया की बात की, आपने यूएस की बात की। जी, बिल्कुल, 2-3 इंटरव्यूज़ मोहम्मद बिन सलमान जो एमबीएस जिसको हम कहते हैं, जी, उन्होंने दिया, और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जो टेक्नोलॉज़ीज़ इज़राइल के पास है, उससे हम फ़ायदा उठाना चाहते हैं। जी, यकीनन वो डायरेक्टली ताल्लुकात तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली ताल्लुकात शायद यूएई, कतर, इससे पहले सऊदी अरेबिया के स्टार्ट हुए थे, फिर उन्होंने सारा कुछ किया, तो ये तो पूरी दुनिया को पता है। लेकिन एक चीज़ और है, जब जमाल खशोगी का मर्डर किया गया जी, इस्तांबुल में, उसके ऊपर जो बाइडेन, क्योंकि उस वक़्त प्रेज़िडेंट तो नहीं थे, लेकिन
उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया था। और फिर आपको याद होगा पिछले साल नवंबर दिसंबर में और इस साल के शुरू में भी बड़ी कोशिश की गई कि जो बाइडन जो अरब ममालिक हैं, मतलब जिसमें यूएई और सऊदी अरेबिया शामिल है, उनके लीडर से बात करें। उन्होंने उनके फोन नहीं उठाए थे। जी, अब क्या आपको लगता है, मतलब ये भी एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो सकता है यकीनन, क्योंकि सऊदी अरेबिया भी अब मुझे लगता है कि वो उस तरह के अरब नहीं है जो आज से 40 साल पहले हुआ करते थे। जी, और तरीके से बड़ा स्मार्टली खेलते हैं चीजों को। जी। तो इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है जो बाइडेन क्योंकि अब आ रहे हैं और गालिबन ये पहला उनका विजिट है जब से वो मिडल ईस्ट में। प्रेसिडेंट बने हैं अमेरिका के। देखिए फगर भाई 2-3 एंगल है इसमें। पहली जी। जब जब जो बाइडेन साहब 13 से 16 जुलाई तक यहाँ होंगे, मिडल एग्जैक्टली। ईस्ट में होंगे, तब इसका पहला वर्चुअल समिट होगा। फॉरेन बिल्कुल। मिनिस्टर मिल चुके हैं। अब जो टॉप लीडर्स हैं, मोदी जी हो गए, बाइडेन साहब हो गए, बेनेट साहब हो गए और शेख साहब हो गए यूएई के, ये अब बात करेंगे, जी। वर्चुअली बात करेंगे। अभी ये हुआ है। अभी एक चीज निकल गई, अभी इसका एजेंडा बहुत ओपन है। पहला एजेंडा रखा टेक्नोलॉजी। ओके। अभी एजेंडा में चेंज किया फूड सिक्योरिटी। देखिए, ओके। रशिया और यूक्रेन के कारण दुनिया भर में फूड सिक्योरिटी की किल्लत है। बिल्कुल। मिडिल ईस्ट में को वीट चाहिए, इसराइल को भी वीट चाहिए। Exactly. वीट सबसे ज्यादा जो रखा है अभी सरप्लस, वो इंडिया के पास रखा है। हमारे पास हजारों टन सरप्लस वीट है। ओके। हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम है सर, हजारों टन वीट सड़ जाता है सही। रखा रखा। जी। हमारे पास सरप्लस वीट है। हम एक उनको दे सकते हैं फूड सिक्योरिटी आपकी, हम देख लेंगे। ओके। आप हमारे को, आप अमेरिका से भाई हमको ये चाहिए, इसराइल से ये चाहिए, यूएई से ये चाहिए। यूएई बोलेगा आप हमको फूड सिक्योरिटी दे, आप हमें बैंकिंग सपोर्ट दे, जो भी चाहिए उनको। तो एग्जैक्टली। ये एक अलायंस बन सकती है। और इसमें वो हिंदू मुसलमान वाला वो सब फर्क नहीं रहा आपकी जी। बार। जी। ये बहुत पॉजिटिव स्टेप है। अब इससे क्या होगा, जो बाइडेन साहब जब यहाँ आ रहे हैं उसका, और तभी वो पैलेस्टाइन भी जा रहे हैं, और वो ये सऊदी अरबिया भी जा रहे हैं, और इसराइल भी जा बिल्कुल। रहे हैं। बिल्कुल। कहीं ना कहीं एक ट्रेड ऑफ होगा फखर भाई। हम्म। ये देखिए, एमबीएस साहब का फोन उन्होंने उठाया नहीं। पीछे एमबीएस साहब ने बोला कि भैया मेरा फोन उठवा लो, नहीं तो मैं प्राइस बढ़ा दूंगा। आपको याद होगा हमने बात की थी, इंडिया, चाइना और यूएस ने 5% रिजर्व अगले दिन निकाल दिया। अगले दिन रिजर्व निकालते ही तेल का प्राइस जो है क्रूड का 23 से 25% गिर गया। अब इस सारे गेम में एक नया खिलाड़ी आ गया है। जी। जो नया खिलाड़ी आ गया, ईरान ने तो चाइना के साथ सेटिंग कर ली, $500 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट 10 साल। अब कितना लेगा चाइना, कितना नहीं लेगा, वो जी। जी। सेटिंग बिल्कुल। हो गई है। अब इंडिया ने आपको अभी जो पीछे हाल फिलहाल में है, करीब $97 बिलियन का क्रूड ले लिया रशिया से। बिल्कुल। 35 मिलियन बैरल। और गालिबन सबसे ज्यादा आप लोगों ने खरीदा है, 97 बिलियन यूएस डॉलर हाँ, का। करीब 35 मिलियन बैरल तेल जब मैंने लास्ट देखा था आ गया था। और हमारे लिए फायदा फकर भाई, 30 से 40 रुपए डॉलर सस्ता मिलता है। डॉलर। सीआईएफ प्राइस देते हैं वो हमें। अब सऊदी अरबिया को भी ये, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ये इक्वेशन हम्म। समझ आ रही है। उन्हें लग रहा है नंबर 1 और नंबर 2 बायर तो निकल गए। अगर रशिया ने ज्यादा मार्केट ले लिया, ना मैं प्राइस बढ़ा पाऊंगा और प्राइस बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ट्रेड ऑफ क्या है? ट्रेड इनके ऑफ साथ ये पहले हो भी चुका, आपको याद होगा 2-3 साल पहले ये फिर बिल्कुल। इकट्ठे होते थे और जब $40 से ऊपर जा ही नहीं रहा था, $45। 42-43 पे अटक गया बिल्कुल। था। अब जो मैंने सऊदी अरबिया की इकोनॉमी को स्टडी किया, उनके पास 10 साल है। अगर 10 साल में वो डाइवर्स कर पाए तो ठीक है, अगर नहीं कर पाए तो ऑयल बेस्ड इकोनॉमी 10 साल तक चलेगी नहीं। खत्म हो जाएगा उसके बाद। हिसाब से इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, लिक्विड हाइड्रोजन आ रहा है, कई सारी Yes. टेक्नोलॉजी, सोलर आ रहा है, कई सारी टेक्नोलॉजीज आ रही है। एमबीएस साहब को ये पता है ये चलने वाली चीज नहीं है। अब यूएस क्या कहेगा? यूएस कहेगा आप इसराइल को रिकॉग्नाइज करो। यूएस चाहता ही ये है। यूएस चाहता है स्टेबल मिडिल ईस्ट जहां इसराइल रिकॉग्नाइज, और इसराइल की जितने भी मसले हैं वो यूएस के मसले ना बने। इसराइल तो यही चाहता है। और वहां वो क्या चाहता है? कहता है यार ऑलरेडी ईरान ऑलरेडी बहुत मसले फैला रहा है, अब ईरान के भी मसले, सऊदी अरब के भी मसले, इसराइल के भी। कह रहा भाई तुम दोनों दोस्ती कर लो, फिर एक ईरान रहेगा, उससे हम देख लेंगे। क्योंकि होती होती रेबल्स का वो सपोर्ट देना, यमन यमन में। कहानी, सीरिया वाली कहानी आपको पता ही, उसमें घुसने की जरूरत नहीं है। तो अब इसमें एक स्टेबिलिटी आएगी मिडिल ईस्ट में, इंडिया एक प्लेयर बनता है, और ये इंडिया का एक ग्लोबल प्लेयर बनने का अनाउंसमेंट और स्टैम्प्ड है। नाउ इंडिया इज स्टैम्प्ड एज अ ग्लोबल प्लेयर। सार्क छोड़िए, इंडो पैसिफिक छोड़िए, इंडियन ओशन छोड़िए, साउथ सॉरी वेस्टर्न एशिया या मिडिल ईस्ट में इंडिया इज अ डोमिनेटिंग प्लेयर। एक टाइम में आप प्लेयर होता था फ्रांस, एक टाइम में आप प्लेयर होता था यूनाइटेड किंगडम, उनको हमने हटा दिया है। नया प्लेयर कौन है? नया प्लेयर विद स्टैम्प, लेजिटिमेसी एंड ऑर्डर इज इंडिया। और एक और बात फखर भाई, जी। जी। पीछे ये बड़ी कवायद चली थी ओआईसी द्वारा और बाकियों की,
ये जो नुपुर शर्मा वाला मसला है, एग्ज़ैक्टली। इसको इतना बड़ा किया जाए कि भाई वो हिंदू मुसलमान वाली बात हो जाए और बोले नहीं नहीं मुसलमान मुल्क को इंडिया से सपोर्ट नहीं करेगा, बाइकआउट करेगा। आपने देखा ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आए थे, उन्होंने इसका बिल्कुल, नहीं उठाया। विज़िट किया उन्होंने। और आज ये जो अनाउंसमेंट हुई है, तो इसका मतलब यूएई वाले, सऊदी अरब वाले या जितने भी बड़े मुसलमान कंट्रीज है, जी, जी। एटलीस्ट मिडल ईस्ट में जो है, देखिए अफ्रीका वगैरह से तो रेजिडमेंट आया ही नहीं था, जो भी रेजिडमेंट आया था मिडल ईस्ट के आया था। जी, जी। अब वो भी चुपचाप हो गए, मतलब दिस इशू इज ओवर, मतलब हुँ, इट्स वाटर अंडर द ब्रिज। अब इससे एक और इनडायरेक्ट प्रेशर पड़ेगा। अगर यूएई इजराइल को रिकॉग्नाइज करता, कल को सऊदी सऊदी अरबिया, अरेबिया। पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान पे नया प्रेशर आने वाला है। व्हाट हुँ, इज द पोजीशन ऑफ पाकिस्तान ऑन दैट? क्योंकि मुझे मुझे लगता नहीं पाकिस्तान में भी कोई इसको ज्यादा देख रहा है, कोई इधर उधर मसरूफ हो गए, खान साहब ने उन्हें बिजी रखा होगा। पर ये प्रेशर, मैं आपको बताऊं, अगर जैसे सऊदी अरबिया पोजीशन बदलता है, पाकिस्तान हैज टू डिसाइड इट्स पोजीशन विद इन वीक्स, तब पाकिस्तान विल बी इन अ कैच 22 सिचुएशन। बिकॉज अगर आप पोजीशन बदलते हो, देन योर फंडामेंटल पोजीशन ऑन कश्मीर इज ऑल टुगेदर चेंज ऑटोमेटिकली। हुँ। अगर आप वो वाली पोजीशन बदली तो ये वाली तो खुद ही बदल जाएगी ना। भाई ये नहीं कि ये हाथ गोरा ये हाथ काला है, तो दोनों ही गोरे हैं दोनों ही काले हैं। हुँ। तो पाकिस्तान पे भी फखर भाई एक बहुत मुश्किल समस्या आ रही है। अच्छा, एक चीज़ तो ख़ैर बड़ी क्लियर है कि जिस दिन भी सऊदी अरेबिया ने रिकॉग्नाइज़ कर लिया और तकरीबन वो सऊदी अरेबिया कर चुका है। ये बात बड़ी क्लियर है सर, फॉर्मली ये अनाउंस नहीं 5-6 किया। साल पुरानी अब वो बात हो गई है क्योंकि डायरेक्टली नहीं कि इनडायरेक्टली कर चुका है और मेरा ख़्याल वो अब कर भी देगा क्योंकि एयर स्पेस इज़राइल यूज़ करता है, जब यूएई फ्लाइट जाती है तो वो सऊदी अरेबिया की एयर स्पेस से गुज़र के जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि उनको इजाज़त दे देना। मतलब ठीक है, मैंने कहा आपको कि रिकॉग्नाइज़ ओपनली नहीं किया लेकिन इनडायरेक्टली सारा कुछ हो चुका है। तो गालिबन पाकिस्तान का भी यही है और मेरी एक पुरानी वीडियो गालिबन 1 साल पुरानी है और उसमें मैंने यही कहा था जिस दिन सऊदी अरेबिया ने कर लिया, उसके कुछ ही टाइम के बाद ऐसे ही लगता है कि पाकिस्तान भी अपनी जो पॉलिसी और गालिबन ये पासपोर्ट में से ये लाइन हटा देगा। जब नेक्स्ट टाइम हम पासपोर्ट रिन्यू करवाएँगे तो गालिबन ये हटा हुआ होगा कि ये इससे आप इज़राइल का सफ़र नहीं कर सकते, ट्रैवल नहीं कर सकते। सर एक बात ईरान के हवाले से, इस रीजन में क्योंकि कुछ खबरें ये भी देखने को मिल रही है क्योंकि अमेरिका लाज़मी सी बात है सुपर पावर है तो उस तरीके से उनको एनर्जी और ये सारी चीज़ें उनको चाहिए होती है। सुनने में ये आ रहा है कि वो भी गालिबन ईरान से कुछ सैंक्शंस उठाना चाहता है कि हमें भी तेल दे दो और कम कीमत पे दे दो और शायद उससे थोड़ा-सा एक रिलीफ मिल जाएगा ईरान की इकोनॉमी को और ये सारा। तो क्या ये इज़राइल के साथ और सऊदी अरेबिया के साथ मतलब बात हुई होगी इस हवाले से या अमेरिका देख रहा है कि यार हमें डायरेक्टली इस चीज़ से फ़ायदा हो सकता है या उनके किसी और दोस्त मुल्क को हो सकता है क्योंकि आप लोग तो ऑलरेडी हिंदुस्तान लेता रहा है उनसे ये इस तरह की प्रोडक्ट गालिबन आजकल नहीं ले रहा। तो ऐसा हो सकता है कि मतलब ये वाला मसला भी सॉर्ट आउट हो जाए कि समझा ये जाता है कि शायद इज़राइल के ऊपर हमला करने वाला ईरान है, हालाँकि ईरान के उन्होंने 2-3 बंदे तो पड़का दिए मुख्तलिफ जगहों पे लेकिन ईरान ने चू तक नहीं की, सच्ची बात है। एक जिसे कहते हैं ना कि हम कहते हैं ना पटाखा भी नहीं चलाया उन्होंने। तो ये तो कहानियाँ वो बड़ी-बड़ी सुनाते हैं, वो ना हमें आदत है शायद इस रीजन वालों को बड़ी-बड़ी बातें करते, लेकिन हकीकत कुछ और है। उन्होंने वो इराक में भी उनका वो बंदा मार दिया, इधर भी 2-3 उनके कासिम बंदे सुलेमानी न्यूक्लियर वाला है। साइंटिस्ट तेहरान के अंदर मार दिए। लेकिन ईरान ने क्या उसके ऊपर कौन-सा रिएक्शन कर दिया? तो लगता है आपको कि ईरान भी अब कहेगा यार बस छोड़ दो, बहुत हो गया बस, अब आगे नहीं चल सकता ये सारा कुछ? देखिए, हमें ईरान को समझना पड़ेगा फखर भाई। देखिए, जब तक खुमैनी साहब हैं, वो ईरान को फंडामेंटली यू-टर्न लेने नहीं देंगे। ओके, क्योंकि देखिए, अगर वो फिर उनका वो जो स्टैचर है, वर्चस्व खत्म का, हो जाएगा वो। वो यू-टर्न लेने नहीं देंगे। ओके। बट ये भी हकीकत है, वो बुड्ढे हो रहे हैं। मतलब ही इज़ एजिंग नाउ। हाँ, बिल्कुल, काफ़ी एज्ड आदमी। उनका इन्फ्लुएंस कितना है अब हुकूमत पे, ये भी देखने वाली बात है। ईरान की दिक्कत की, ईरान की इकोनॉमी इज़ इन शैम्बल्स। ईरान हुँ, और टर्की की इकोनॉमी में बहुत डिफरेंस नहीं है। टर्की तो लगभग खत्म है। और जी। मैं आपको बताऊं, कभी इसमें हम एपिसोड कर सकते हैं। जो श्रीलंका की हालत हुई फखर भाई, 22 कंट्रियां लाइन में लग चुकी है दुनिया में सेम। हुँ, इस लाइन में 22 कंट्रियां हैं। सच। सो वी आर लुकिंग फॉर। अब ईरान को भी ये समझना पड़ेगा भाई, ये जो ऑब्सेशन है इसराइल को लेके, इज दिस सस्टेनेबल और नॉट? हम इसको सस्टेन कर हुँ, पाएंगे इकोनॉमिकली और नॉट? क्योंकि ईरान का भी बहुत नुकसान हो चुका है। एग्ज़ैक्टली एक बिल्कुल। टाइम देखिए ईरान कहाँ था। अगर मैं 1972 के वीडियोस देखता हूँ और आज 2022 के वीडियो देखता हूँ, तो एग्ज़ैक्टली, 50 साल में ईरान 50 साल पीछे गया है, आगे नहीं एग्ज़ैक्टली, आया है। अब एग्ज़ैक्टली। कोई लोगों का ये भी मानना था यार ये अलायंस को बनाया गया है ईरान को काउंटर करने के लिए। बट एक इंडिया का ईरान के साथ इतना अच्छा रिलेशन है, तो इंडिया इस बिल्कुल, अलायंस में होता नहीं। अगर ईरान को काउंटर करना था तो इंडिया इस अलायंस में होता नहीं। एग्ज़ैक्टली। बट देखिए गेम क्या है।
गेम ये होगा, ईरान से बैकडोर बात होगी, भाई ऐसा तो ये चीनियों वीनियों को तेल देना बंद कर दे, तू तेरे लिए हम मार्केट खोल देंगे 2-5, तुम अपना वहां तेल बेचो, खुश रहो। और अब नई चीज शुरू होगी फखर भाई, जी, जो जी। मैंने आपको लास्ट टाइम हिंट किया था, तेल की मंडी में डिस्काउंट। तेल हुँ, की मंडी, ये कहानी शुरू कर दी रशिया ने। रशिया ने बेच दिया $100 बिलियन का तेल, खेल खेल में, खेल खेल बिल्कुल। में, ठीक है। जंग के दौरान ही बेचा हाँ, है। और 30 33 से 35% मार्केट उठाएगा वो इंडिया का। मैं आपको आज गारंटी लिख के दे रहा हूं, जिस दिन रशिया का जो भी यहाँ मार्केट शेयर होगा 1 इंच कम नहीं होगा। हम हुँ। करेंगे नहीं, वो हमें सस्ता तेल देते रहेंगे। रशिया पे हमारी ऑलरेडी इतनी डिपेंडेंस है, तो हम कम क्यों करें। अच्छा, और अब चाइना भी तो ले रहा है ना उनसे ग़ालिबन, चाइना भी तो रशिया से उठा रहा है चाइना ना? दे रहा है, बट चाइना की मेन जो दुकान है वो ईरान से चलती है। ओके। चाइना के, देखिए रशिया और चाइना का आपस को 19 का आंकड़ा, लव हेट रिलेशनशिप है। हुँ। ये चचेरे भाई है, सगे भाई नहीं है। ये चचेरे भाई है, तो ये सगे भाई नहीं है। सगे भाई होते सही। तो बात अलग थी, हम तो बहुत ठीक, अच्छे ठीक, ठीक। दोस्त हैं उनके। तो अब क्या हुआ कि अब ईरान के लिए कुछ चीजें खोली जाएंगी, हाँ। और अब यहाँ सऊदी अरबिया को देखना उन्हें करना क्या है। अब हुँ, इसमें ओआईसी का रोल क्या होगा, हुँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। जी, जी। क्या सऊदी अरबिया ओआईसी को एज पॉलिटिकल टूल यूज कर पाएगा? मेरे हिसाब से नहीं कर पाएगा, ओके। क्योंकि द बॉल विल अल्टीमेटली रेस्ट इन एमबीएस कोर्ट। देखिए ईरान को हाँ। ऑप्शन मिलेगा, ईरान ऑप्शन पकड़ लेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ईरान को ऑप्शन जहां मिला उन्होंने पकड़ लिया, बिकॉज लाज़मी-सी बात है, वो इतना मतलब उनकी इकोनॉमी इतनी ख़राब हुई है, इतनी खत्म हो गई। इन्फ्लेशन है, इतनी मुश्किल सूरत-ए-हाल से वो लोग और गुज़रे आपने हैं, तो सही मेरा तो बोला, नहीं ख़्याल कि वो टाइम लेंगे इस चीज़ में। आपने सही बोला कि जो टर्की में एक दिन करेंसी गिरी थी 22%, बिल्कुल, 53% इन्फ्लेशन टच की, क्योंकि उसके बाद इकोनॉमी को सुधारना फकर भाई बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। सो आई डोंट थिंक ईरान विल नॉट वॉक द टॉक, ईरान विल वॉक द टॉक। अब यहाँ जो परेशान होगा, दो मुल्क होंगे। एक तो परेशान यहाँ, सबसे बड़ी परेशानी का जो कारण है वो है चाइना। चाइना हुँ, को पता ही नहीं लगा वो कहाँ से हिट हो गया। ये हुँ। पता क्या है, ये वो वाली बात है कि बैट्समैन यूं देख रहा है, माशूका के सपने देख रहा, बॉलर की बॉल आ गई, विकेट निकाल गई। कह रहा अरे क्या हो गया, क्या हो गया क्लीन ये। बोल्ड हो गया। उस दिन इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम बनता है, उसमें इतने कंट्रीज शामिल हो जाते हैं, चाइना को हवा नहीं, फिर वो जहाज उड़ाता है। आज ये नया हुँ, बन गया, चाइना को हवा तक नहीं है। और हुँ। नवंबर में पोलिट ब्यूरो की मीटिंग है, कांग्रेस पोलिट ब्यूरो, कांग्रेस जो का मीटिंग है, जी जिनपिंग का एक्सटेंशन का फैसला होगा। अब ये देखिए, अब जी, जी। दूसरे परेशान होंगे एमबीएस साहब। एमबीएस साहब सोच रहे यार मैं क्या करूं, शुड आई टेक इट लीव इट। एमबीएस विल टेक इट, मेरा गैस है ही विल टेक इट। ओके। दूसरे परेशान होंगे पाकिस्तान में हुँ। जो हुक्मरान है, वो आज कह रहे होंगे इससे अच्छा था नियाजी बैठा रहता, ये मसला वही सुलझाता। अब ये हम पे आ गया, अब हम क्या करें। आज कसम से नियाजी साहब को याद कर रहे होंगे, कह रहे यार इससे अच्छा तो वही था, उस पे 25 एफआईआर दर्ज है, 26वां भी डाल देते उस पे, कहते इसने यहूदियों के साथ दोस्ती कर ली। वैसे भी आप देखिए, जिस दिन से इस्लामिक वर्ल्ड में, जिस दिन से एमबीएस ने बोला भाई मैं ये ज़कात वकात का सिस्टम बंद कर रहा हूँ, मैं वहाबिज़्म के लिए पैसे बंद कर रहा हूँ, ये जो हुँ, मस्जिदें बनाते हैं वहाबिज़्म के नाम पे, मैं पैसे नहीं दूंगा। हुँ। कितने हमारे यहाँ के मौलवी, आपके मौलवी, दुनिया भर के मौलवी कहते हैं यहूदियों का दलाल है। पहले कहते थे बड़ा एजेंट इस्लाम है। का ये है, वो है, बड़े भाई भाई, मतलब इज लाइक अ मसीहा कहते थे एमबीएस को। जिस जी, दिन जी। पैसे दिन बंद कर दिए, वही लोग कह रहे हैं ये यहूदियों का दलाल है। अब कैश 22 सिचुएशन में आएगा फकर भाई पाकिस्तान। जी, जी। हम करे तो क्या करें? हाँ, हाँ। ये इंटरेस्टिंग अच्छा, होगा। अच्छा, मैं एक छोटी-सी बस फिर ख़त्म करूँगा क्योंकि टाइम हमारा ख़त्म हो चुका है। अच्छा, एक तो यमन का इश्यू सर बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो जी, सऊदी अरेबिया के लिए दर्द-ए-सर है। यूएई के बिल्कुल। ऊपर अभी हमने रिसेंटली देखा कि उनके जो तेल के जो रिज़र्वायर्स हैं, वहाँ पे उन्होंने अटैक्स किए और इस तरह की चीज़ें की। सर उसका क्या होगा क्योंकि यकीनन सऊदी अरेबिया जो मर्ज़ी कह दे कि जी हम और यकीनन सऊदी अरेबिया यमन के मुकाबले में बड़ा ताकतवर मुल्क है। लेकिन इसके बावजूद मतलब क्योंकि जब आप ये हमने दुनिया में देखा हुआ कि एक बंदा अपने आप को मारता है तो उसको दूसरे को मारना उसके लिए बड़ा आसान होता है और यमनी हौसीज़ जो है वो तकरीबन यही चीज़ें कर रहे हैं। करेक्ट। आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें कंट्रोल होंगी मतलब जो हमारा गल्फ रीजन है, यहाँ पे थोड़े-से हालात स्मूथ हो जाएँगे या ये चीज़ें जो हैं अप्स एंड डाउन इराक में, सीरिया में, यमन में ये चीज़ें चलती रहेंगी? और आखिर में सिर्फ़ चाइना का ये कहूँगा कि चाइना को पहले इस तरफ से घेरा गया, अब इस तरफ से घेरा जा रहा है। आपने मतलब ना कहते हैं ना वो मिलियन डॉलर बात कह दी, पहले यहाँ से पकड़ा यहाँ, और बंदे को खबर ही नहीं। वो अपना वो कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में ही फंसा पड़ा, यहाँ तो हुँ, बहुत चीजें हुँ, हो गई। यहाँ हुँ, तो
यहाँ तो 2 डायमेंशनल के क्वाड बन गए, क्वाड हैज़ 5 डायमेंशंस। तो 5 डायमेंशनल क्या यहाँ पे हिसाब-किताब बन रहा है। एग्ज़ैक्टली। अब यमन और उस पे आते हैं, देखिए, जिस दिन मिडल ईस्ट में सऊदी अरब और ईरान की लड़ाई खत्म, उस दिन सारे मसले खत्म। और अगर सऊदी अरबिया और इज़राइल पहले ये वाला मसला खत्म हो जाता है, तो ईरान पे चीज़ें हटाई जाती है, खुमैनी साहब का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है, तो मुझे उम्मीद है ये यमन-वमन वाले मसले भी खत्म होंगे। क्योंकि ओके। अभी आप देखिए, फूड सिक्योरिटी बहुत बड़ा मसला बनने वाला फ़खर भाई, पूरी और दुनिया के लिए है। बहुत बड़ा मसला, और भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, कब कौन-सा नया वायरस किस लैब में बन रहा, ना आपको हाँ, पता, ना मेरे को पता। एग्ज़ैक्टली। हमें इन 2 चीज़, खाना और वायरस, इन 2 चीज़ों से पहले लड़ने की ज़रूरत है, हुँ, इंसान और इंसानियत को बचाने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो लोग हैं ना, ये तो ना दीन मानते हैं, ना खुदा मानते हैं, ना भगवान मानते हैं, ना कुछ मानते हैं। बिल्कुल, इनका एक ही भगवान है, सही है। उसका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो यूएस के डॉलर में बना होता है ना, बेंजामिन जी, फ्रैंकलिन। जी, जी, जी। उनका खुदा भगवान एक है और कोई नहीं है। ऐसे राइट। लोगों से दुनिया को बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि न ये इस पार है, न ये उस पार है, न हुँ, यहाँ है, न वहाँ। अब ये ज़िंदा किस लिए है, भगवान ही जाने। इनसे लोगों को खतरा है, दे आर द ओके, बिगेस्ट थ्रेट टू द वर्ल्ड पीस। इनसे सबको सँभल के रहना पड़ेगा, पर मैं राइट, आई एम हैप्पी, पीपल आर यस। रिस्पॉन्डिंग। और एक चीज़ तो जाते-जाते बोलूँगा, जब मैं पहले बाहर रहता था, इंडिया जी, के बाहर, जी, तो तब एक बहुत कहते थे, भाई जो मिडल ईस्ट है, यहाँ तो या तो एक अमेरिकन या यूके की कंपनी चाहिए या फ्रेंच चाहिए, क्योंकि फ्रेंच दे स्पीक अरबिक, फ्रांस में या अरबिक काफी बोलते हैं। अब आज 5 या 10 साल में मैं देख रहा हूँ, इट्स अमेरिकन और इंडियन। सो फ्रेंच एंड ब्रिटिशर्स हैव बीन, एक्सक्लूडेड। बहुत बड़ा जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, टेक्टोनिक राइट। डेवलपमेंट अगर भाई। ओके, बिल्कुल सही है सुमित जी क्योंकि अभी ये इसकी गालिबन I2U2 और इस तरीके से और बहुत सारी डेवलपमेंट है। ब्रिक्स भी चल रहा है गालिबन चाइना में, वो भी वर्चुअल एक मीटिंग आज मैं खबर पढ़ रहा था। उसके ऊपर किसी और टाइम बात करेंगे क्योंकि वहाँ पे ब्राज़ील है, इंडिया है, चाइना है, रशिया है और साउथ अफ्रीका है, क्योंकि वो भी एक इम्पोर्टेंट फोरम है। लेकिन एक चीज़ थोड़ी-सी मैं यहाँ पे बात करता चलूँ किसी और वीडियो में, किसी और डिबेट में उसके ऊपर बात करेंगे। कि यहाँ क्वाड में चाइना के खिलाफ और वहाँ चाइना के साथ ये एक बहुत बड़ी बात है। मतलब अजीत डोवल साहब वहाँ पे गालिबन रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं हिंदुस्तान को। तो ये चीज़ें कैसे मतलब ये सारा नहीं, कुछ चल जी, जी, प्लीज़। एक सेंटेंस में कहूंगा, जी। कह रहे फखर भाई, एक मिलिट्री में रूल है, कह रहे अगर दुश्मन पे नजर रखनी है तो उसके साथ बैठो और दोस्ती का। सही है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त सुमित जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ जी। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।